Hello dosto, this is 7th lecture in our auditing series. In previous lecture we have completed all these topics and in this lecture we are starting with the audit of banks. देखो बैंक्स ऑडिट ऑफ बैंक में सबसे पहले देखता है बैंक्स होते क्या हैं। बैंक्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से एंड लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लोन्स एडवांस करते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम बैंक्स बोलते हैं। बैंक्स में देखो जनरल पब्लिक का, आम जनता का बहुत हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट होता है, प्लस किसी भी इकॉनमी के बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशंस होते हैं बैंक्स। तो बैंक का अच्छा चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैंक को अच्छा चलाने में बैंक ऑडिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो बैंक ऑडिट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैंकिंग गवर्नेंस एंड रेगुलेशन इन इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक ऑडिटर्स, अब बैंक में ऑडिटर्स अपॉइंट कैसे किए जाते हैं या कौन करता है। तो अगर देखो हम प्राइवेट बैंक की बात करें, प्राइवेट बैंक में बैंक ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय कंसर्न्ड प्राइवेट बैंक। तो जो भी प्राइवेट बैंक है वो खुद अपॉइंट करेगा। कहाँ से अपॉइंट करेगा? फ्रॉम अ पैनल ऑफ ऑडिटर्स प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। सो आरबीआई एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, एक पैनल ऑफ ऑडिटर्स प्रिपेयर करेगा और उसमें से कंसर्न जो प्राइवेट बैंक है वो चूज करेगा ऑडिटर को। अगर पब्लिक बैंक्स की बात करें तो पब्लिक बैंक्स में ऑडिटर अपॉइंट्स किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। अब देखो दो तरह के ऑडिटर्स होते हैं पब्लिक बैंक्स में, एक होते हैं स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, एक होते हैं स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर। पता लग गया होगा कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स होते हैं हेड ऑफिस के लिए और स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर होते हैं ब्रांचेस के लिए। सो अगर हम हेड ऑफिस की बात करें, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर की बात करें, तो दे आर सेलेक्टेड बाय अ सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है। वो सिलेक्शन कमेटी कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली हेड ऑफिस में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि ऑडिटर चूज करती है और सिलेक्शन कमेटी को कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजेज बैंक वाइज नेम्स, वो बैंक वाइज नेम एडवाइज करते हैं which are approved by RBI before final appointment by the bank, और उनको 3 साल के लिए मैक्सिमम अपॉइंट किया जाता है। स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर आर सिलेक्टेड बाय द बैंक themselves, बैंक खुद अपॉइंट करते हैं आउट ऑफ पैनल प्रिपेयर्ड बाय ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड अप्रूव बाय RBI फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 years। यहाँ 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। एन ऑडिट फर्म कैन बी अपॉइंटेड ओनली वन पब्लिक सेक्टर बैंक में दे कैन बी अपॉइंटेड एज अ, या तो सेंट्रल ऑडिटर की तरह काम करेंगे या ब्रांच ऑडिटर की तरह काम करेंगे एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑडिटरशिप ऑफ प्राइवेट और फॉरेन बैंक एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर कोई ऑडिट फर्म या ऑडिटर प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक में ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो उनको पब्लिक सेक्टर बैंक में अपॉइंट नहीं किया जा सकता एंड वाइस वर्सा कि अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक में अपॉइंटेड हैं सो दे कैन नॉट वर्क फॉर द प्राइवेट और या फिर फॉरेन बैंक। बैंक ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड डिपेंडिंग ऑन द रैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ द ऑडिट फर्म। नाउ एरियाज ऑफ एग्जामिनेशन बाय द बैंक ऑडिटर। बैंक ऑडिटर कौन कौन से एरियाज को एग्जामिन करता है? तो फर्स्ट मेजर एरिया है एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मीन्स जो आंतरिक एक तरह से कोई कंट्रोल सिस्टम जो प्लेस होता है बैंक में उसको एग्जामिन करना। डिटेल ऑडिट इज नॉट प्रैक्टिकल इन बैंक्स, सो ऑडिटर्स हैव टू रिलाई मोर अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो बैंक्स का ऑडिट बहुत मुश्किल रहता है। सो मेजरली क्या होता है कि हर बैंक में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कुछ लगाया होता है और ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका काम है कि इस कंट्रोल सिस्टम को क्वालिटी को असेस करना। ऑडिटर शुड एग्जामिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, अथॉरिटी सिस्टम, टूल्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम। Depending upon the quality of internal control system, auditor should design audit program. So basically इसी internal control system की quality को ध्यान में रख के एक auditor पूरा program, audit program को डिज़ाइन करेगा। It includes special attention to prevention of revenue leakages, risk management, asset security and accounting software. So ये सारा हमारे internal control system में। Next area of examination is substantive examination covering vouching and verification of records, assets and detail of transaction। इसमें क्या क्या आता है? इनकम का ऑडिट करना। इनकम मतलब वो जैसे हो गया इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, कमीशन, ब्रोकरेज, सर्विस चार्ज, डिस्काउंट ऑन बिल्स एंड अदर इनकम जो कि नॉन बैंकिंग एक्टिविटी से होती है जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या फिक्स्ड एसेट्स। देन ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्सेस, ये सब हो गया। स्पेशल ऑडिट अटेंशन ऑन द डाइवर्जेंट ट्रेंड्स एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस में कोई डाइवर्जेंट ट्रेंड आ रहा है
मीन्स ऐसा कुछ चेंज आ रहा है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है अगेंस्ट द ट्रेंड, तो उसको स्पेशल ऑडिट केयर देना ऑडिटर का काम है। देन ऑडिट ऑफ असेट्स, असेट्स का ऑडिट करना जिसमें कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स इनटू स्टैंडर्ड्स एंड एनपीएस, कोई भी जो बैंक के असेट्स हैं उनको एनपीएस में क्लासीफाई करना। मेजर लोन्स, उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लाइंसेस वगैरह को देखना। ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज़ में यूजुअल एग्जामिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल को एग्जामिन करना, रिजर्व एंड सरप्लस को एग्जामिन करना, क्या बैंक कार से अब कंप्लाइंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। कार मीन्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो कि बेसल नॉर्म्स के अंदर होती है स्पेसिफाइड, एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो कि बैंक के लिए एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स को बनाना होता है। सो इन सब का एग्जामिनेशन करना ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। सो थर्ड मेजर एरिया आता है ऑडिट ऑफ एडवांसेस। यहाँ एडवांसेस का मतलब है लोन जो बैंक प्रोवाइड करता है टू इट्स कस्टमर। तो एडवांसेस में फर्स्ट पॉइंट है वेरीफाइंग ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस। ग्रांट के टाइम जब लोन दिया जाता है उसके टाइम क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन का, केवाईसी कंप्लाइंसेस, क्रेडिट अप्राइजल, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कोलेट्रल्स, लोन सैंक्शन, डिसबर्समेंट, तो इन सबको वेरीफाई करना। वेरीफाइंग परफॉर्मेंस ऑफ अकाउंट्स, रेगुलर रिसीट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट आ रही या नहीं आ रही कस्टमर से, कन्फर्मेशन उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। देन असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एडवांसेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली ये सारी चीज़ आती हैं एडवांसेस के अंदर। देन रिपोर्टिंग की बात हम करें तो बैंक ऑडिटर बेसिकली दो तरह की रिपोर्ट सबमिट करता है एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क। फर्स्ट रिपोर्ट इज मेन रिपोर्ट ऑन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, जिसमें कि ऑडिटर अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। एंड सेकंड LFAR मीन्स लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का क्वेश्चन एयर होता है, क्वेश्चन आर होता है जो कि कौन प्रिपेयर करता है, RBI, जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि बैंक को इन सब पॉइंट्स पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ऑडिटर को इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग वर्क एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट, चाहे वो ब्रांच है या फिर हेड ऑफिस का ऑडिट है, दोनों ही केस में LFAR ज़रूरी होता है। LFAR इज़ डिज़ाइन टू फोकस ऑन सिस्टमिक इश्यूज़ इन द बैंक्स। कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो प्रेवेलेंट है बैंक में, सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहे हैं, उनको बाहर लाना, उनको फोकस में लाना LFAR का काम होता है। देन सिग्निफिकेंस क्या है LFAR की, देखो LFAR क्या है बेसिकली, जैसे हमने देखा एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट इज अर्ली विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं, अगर बैंक में कुछ इरेगुलरिटीज चल रही है तो इस क्वेश्चन के आंसर्स के थ्रू वो बाहर आएगा। देन सर्व्स एन एक्सीलेंट ऑडिट प्लानिंग टूल, क्योंकि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दिया है कि ऑडिटर को इस सारे पॉइंट्स में ध्यान रखना है, तो वो अपना ऑडिट जो भी प्रोग्राम है अच्छे से डिज़ाइन कर पाएगा, सारे पॉइंट्स को इक्वली टाइम एलोकेट कर पाएगा। देन इंक्रीज मैनेजमेंट विजिलेंस, मैनेजमेंट विजिल अपना बढ़ाती है इन पॉइंट्स को लेकर। ब्रिंग्स हायर स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स बाय द ऑडिटर, क्योंकि सारे पॉइंट्स ऑलरेडी RBI ने प्रोवाइड कर दी कि आपको ये करना है, तो बैंक का ऑडिटर का काम एक तरह से वो अच्छे से हो जाएगा, अच्छी ऑडिट हो पाएगा। देन हेल्प्स RBI टू कीप क्लोज वॉच ऑन द सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द बैंक्स। RBI ने इसमें ना सारे चाहे ऑपरेशनल मैटर्स है चाहे फाइनेंशियल मैटर्स सब इंक्लूड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं RBI भी अच्छे से एक ध्यान रख पाता है, सुपरवाइज कर पाता है बैंक्स को। देन रिक्वायर्स ऑडिटर टू ब्रिंग एनी सिग्निफिकेंट मैटर टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। सो लास्ट सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है कि कोई भी पॉइंट में अगर कुछ दिक्कत लगती है तो ऑडिटर उसको मैनेजमेंट के नोटिस में इमीडिएटली ला सकता है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ LFAR। ना LFAR में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो देखो अगर कैश की बात करें तो कैश में फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, कस्टडी हो गया, इंश्योरेंस कवर को चेक करना, देन कंफर्मेशन एंड रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक बैलेंस विद RBI एंड अदर बैंक्स। जो भी बैंक के स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं कि बैंक का बैलेंस इन सबसे चल रहा है, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है, उन सबको वेरीफाई करना, रिकंसाइल करना। वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकम्स, एडवांसेस में क्रेडिट अप्राइजल, सैंक्शनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग, रिकवरी। डिपॉजिट्स में अनयूजुअल लार्ज मूवमेंट्स, को लार्ज मूवमेंट्स होनी हो रही, ओवरड्यू है, कोई मैच्योर्ड हो रहे हैं टर्म डिपॉजिट्स। compliance with income recognition norms of RBI, then details about large irregular critical borrowers and NPAs of bank, then details about security and guarantee with regard to advances, then key financial indicators of branch जैसे कि net profit कितना चल रहा है, reserves, net worth, current ratio है, current ratio means current asset divided by current liabilities, उनको current year का चेक करना, previous year का चेक करना, एक trend चेक करना। then liquidity and fund management में investments चेक करना, SLR CRR requirements चेक करना, कॉल मनी ऑपरेशंस को, असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का देखना, देन कैपिटल एडिक्वेसी, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स LFAR के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ना थोड़ा अगर हम NPS को समझे तो NPA देखो क्या होता है, NPA स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स।
बैंक के लिए एसेट्स का मतलब क्या होता है? बैंक के लिए एसेट का मतलब है लोन्स जो वो प्रोवाइड कर रहा है। अब नाम से क्लियर है, नॉन परफॉर्मिंग मीन्स ऐसे लोन्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। According to RBI, term loans on which interest and installment of principal remains overdue for more than 90 days from end of particular quarter is called NPA। मतलब कि मान लो कोई भी लोन है और उसका कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है। जब मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉलमेंट तो उसमें प्रिंसिपल भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया। वो ड्यू होने के बाद 90 डेज बीत जाता है और कस्टमर पे नहीं करता, मतलब वो ओवर ड्यू हो जाती है बियॉन्ड 90 डेज, तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाती है। So this is what NPA means. For every loan given out of banks banks keep aside some extra funds to cover up losses if something goes wrong with these loans। मतलब कल को इस लोन में कुछ दिक्कत ना आ जाए तो बैंक कुछ पैसा सेपरेट असाइड रखता है एक प्रोविजन के अंदर, एंड दिस प्रोसेस नोन एज प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या होता है कि कितने लोन पे कितना हम बाहर रखें, कितना प्रोविजन बना के रखें। दिस इज प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्निशन डन ऑन अक्रूवल बेसिस फॉर स्टैंडर्ड असेट्स एंड कैश बेसिस ऑन एनपीए। मतलब जो स्टैंडर्ड असेट है, स्टैंडर्ड असेट मतलब ऐसे असेट्स जिन पे 90 डेज तक ओवरड्यू नहीं रहता, बिफोर 90 डेज वो पे कर दिया जाता है, दैट आर स्टैंडर्ड असेट्स। एंड एनपीए हमने देखा ही अभी। सो अगर इस वक्त स्टैंडर्ड असेट है तो उनको जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है उसको अक्रूवल बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, मींस जब वो ड्यू हो रहे हैं तभी वो रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं। और एनपीएस में ड्यू बेसिस पे नहीं बल्कि कैश बेसिस पे जब वो रिसीव हो रहे हैं तब उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो ये था एनपीए के बारे में। अब एनपीए को ना बैंक को बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करना पड़ता है एनपीएस को। फर्स्ट कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड असेट, सेकेंड डाउटफुल असेट एंड थर्ड इज लॉस असेट। सब स्टैंडर्ड असेट वो होते हैं ऐसे एनपीएस जो 3 महीने से 12 महीने तक होते हैं, मतलब ऐसे ओवरड्यू जो 3 महीने से लेके, मतलब 90 दिन और 3 महीना सेम थिंग, सो 90 दिन से लेके 1 साल तक वो चलता है, सो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है। और उस पर हम अगर देखो 2 तरह के लोन्स होते हैं, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड होते हैं जिन पे कोलेट्रल होता है, अनसिक्योर्ड होते हैं जिन पे कोलेट्रल नहीं होता है। सो अगर सिक्योर्ड लोन्स हैं और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया तो 15% प्रोविजनिंग करनी होगी, एंड अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया और अनसिक्योर्ड है तो 25% प्रोविजन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। डाउटफुल कैटेगरी कौन सी है? जहाँ पर जो एनपीए है वो 12 महीने से ऊपर हो गए और कस्टमर ने अब तक पे नहीं किया है, सो वो डाउटफुल कैटेगरी में आ गया। अप टू 1 ईयर 25% प्रोविजनिंग और 1 से 3 साल के बीच में 40% प्रोविजनिंग, और अगर वो अनसिक्योर्ड है तो वो पूरा 100% प्रोविजनिंग में चला जाएगा। थर्ड कैटेगरी इज लॉस। इस कैटेगरी में बेसिकली वो असेट्स आ गए जिनको कवर ही नहीं कर सकते, अभी 3 साल से ऊपर हो गए, कस्टमर ने पे नहीं किया है, सो इसमें चाहे वो अनसिक्योर्ड हो और चाहे वो सिक्योर्ड हो, उनका 100% लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, प्रोविजनिंग कर दी जाती है। सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एनपीए। सो हियर वी हैव कंप्लीट आवर ऑडिट ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट वीडियो हम अपना ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल 1% डेली। और आप अगर हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें तो आप ये QR स्कैन कर सकते हैं थ्रू गूगल लेंस, या फिर इस यूज़र नेम को आप टेलीग्राम ऐप पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।